आज जो मेडिसिन हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एब्रोटेनम। एब्रोटेनम का कॉमन नेम है साउदरनवुड और इसका फैमिली है कॉम्पोजिट। तो पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस में बोला गया है मैरास्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क्ड इमासिएशन स्पेशली ऑफ लेग्स ब्रैकेट में आयोडम सेनिकुलर ट्यूबरकुलिनम द स्किन इज फ्लैबी हैंग्स लूज इन फोल्ड्स। तो देखिए मैरास्मस एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब कुछ ऐसा है, ये एक प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन है, जिसका मतलब पेशेंट्स में प्रोटीन या फिर एनर्जी का कम होता है, तो उसका अंडर नरिशमेंट हो रहा है। ओके, उसको उतना खाना नहीं मिल रहा है जितना होना चाहिए। ये तो मैरास्मस का मेडिकल डेफिनेशन है। लेकिन यहाँ पे मार्क्ड इमासिएशंस भी हैं, स्पेशली ओवर द लेग्स एरिया। एब्रोटेनम में ये बोला गया है कि उसका लेग्स जो है ना, उसमें मैरास्मस ज़्यादा होगा, उसमें इमासिएशंस ज़्यादा होगा पूरे बॉडी के कंपैरेटिवली कंपेरिजन में। द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग लूज इन फोल्ड्स। मतलब ये जो मैरास्मस या फिर इमासिएशंस होता है, ये क्यों होता है? प्रोटीन या फिर एनर्जी ना मिलने की वजह से। तो प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है हमारा बॉडी का, स्किन का भी होता है। तो स्किन का एक टेक्सचर होता है और एक लैक्सिटी होता है। अगर एक फ्रेमवर्क होता है जो प्रोटीन बिल्ड करता है, तो अगर स्किन में वो नहीं है तो ऑब्वियसली स्किन में टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ओल्ड पीपल रिंकल्स लाइक हो जाएगा। तो यही अगर नेक में होता है तो नेट्राम्योर और सेनिक्यूला को हम सोच लेंगे। लेकिन कॉजेस डिफरेंट होता है। जैसे कि आप एब्रोटेनम का फिजिकल जनरल देख लीजिए। रैवेनस हंगर, लूजिंग फ्लेश व्हाइल ईटिंग वेल, आयोडम, नेट्राम्योर, सेनिक्यूला और ट्यूबरकुलिनम, दोज मेडिसिन आर गिवन हियर। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखिए, जो एब्रोटेनम का पेशेंट्स है उसका मम्मी आकर आपको बोलेगा कि मेरा बच्चा तो बहुत ही खाता है, खाना तो ठीक ठाक ही खाता है, लेकिन उसके शरीर में हो नहीं रहा, शरीर में लग नहीं रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा होम्योपैथी में एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं मायाज़म। ये जो चीज़ है बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही स्यूडो साइंटिफिक भी है, लेकिन उसमें हम नहीं जा रहे हैं। इसका मीनिंग हम देख रहे हैं। मायाज़म का मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉल्यूशंस इन सिंपल टर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल पॉल्यूशंस, तो इसका मतलब क्या होता है? हम जो भी इंसान इस दुनिया में है, हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूशंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप दिखने में कैसे हैं और आपका स्वभाव, हाव भाव, ये सब कैसा है। तो हम सब लोग का, ईच एंड एवरी वन, वी हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, सेम नहीं है हमारा। कोई कुछ ऐसा है, कोई कुछ और है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशंस है, ये हमको मिला कहाँ से? हमको ये मिला पूर्वजों से। तो पूर्वजों पे जितने भी अच्छे कर्म था उसका भी फल हम भुगते हैं, जितने भी बुरे कर्म था उसका भी फल हम भुगते हैं। सिमिलरली पूर्वजों में बहुत सारा ऐसा बीमारी भी था जो बहुत कारण के लिए आ सकता है, लेकिन वो आप में भी आएगा। ये सिंपल है। इसको हम इनहेरिटेड डिजीज़ कहते हैं। अब देखिए, डिजीज़ जो चीज़ है वो एक मेडिकल टर्म है, डिजीज़। लेकिन डिजीज़ हम उस चीज़ को कहते हैं जो एक कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्टम्स होता है। डिजीज़ एक नेम है, तो उसके अंडर में कुछ कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्टम्स होता है। उस सिम्टम्स को एक साथ हम एक नाम दे देते हैं, उसको कहते हैं एक्स डिजीजेस। लेकिन अब मान लीजिए इस दुनिया में कितने सारे डिजीजेस हैं, कितने सारे कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्टम्स हैं, और सब चीज़ को नाम देना पॉसिबल भी नहीं है, ये नामुमकिन है। तो सब सिम्टम्स को या फिर सब कॉम्बिनेशंस ऑफ सिम्टम्स को एक नाम से पुकारा जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। तो नेमिंग एवरी डिजीज इज इम्पॉसिबल एंड मेमोराइजिंग देम इज अनदर इम्पॉसिबल टास्क। तो इसीलिए होम्योपैथी में डिजीज से ज़्यादा सिम्टम्स पे गुरुत्व या फिर महत्व ज़्यादा दिया जाता है। जो भी सिम्टम्स है उसको ले लो, उसको तुम टोटलिटी में देखो, मतलब सब सिम्टम्स को देखो, उसके आधार पे ट्रीटमेंट करो। तो इसका कुछ तो बेनिफिट है, कुछ तो ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट कुछ ऐसा है, अगर आपको डिजीज़ को डायग्नोसिस करना नहीं आता है तो कुछ चीज़ें हम मिस कर देंगे।
जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डिजीज़ को डायग्नोसिस नहीं करना है तो आप उनको मैनेजमेंट नहीं दे सकते, आप उनको डाइट नहीं दे सकते। अगर आपको अब उसका डिजीज़ का नाम नहीं पता है तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो कॉन्टाजियस है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आप उसका प्रोग्नोसिस नहीं ढूंढ सकते। मतलब ये आगे जाकर क्या होगा, एक नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ होता है जिसको हमको नहीं पता होगा। और तीसरा जो एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस होता है जैसे कि मान लीजिए HIV हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इसका एक लीगल इम्पोर्टेंस भी है हमारे देश में, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। और लास्टली मैं एक और चीज़ कहता हूँ जिसको कहते हैं प्रिवेंशन। तो अगर आपको चीज़ को यही नहीं पता है कि वो सिम्टम्स आए कैसे, वो सिम्टम्स आगे जाके क्या होगा, तो उसको प्रिवेंट करना चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये अभी हमको नहीं पता चलेगा। तो नेमिंग ऑफ द डिजीज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट टेकिंग सिम्टम्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इससे क्या होगा, इतना सारा नेमिंग ऑफ द डिजीज में आपको झंझट में नहीं जाना है, कुछ चीज़ें कुछ नेम पे जाना है जो आप मेजर है। उसके साथ साथ आपको क्या लगता है, सिर्फ सिम्टम्स देखना है और उसके आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट करना है। कुछ होता ऐसा है कि जैसे ये मैरास्मस अब ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, तो जो भी पेशेंट्स आएगा आप उनको अगर मैरास्मस के लिए जस्टिफाई नहीं करेंगे तो आपको एब्रोटेनम नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मैरास्मस इज ए टर्म बट हेयर द मार्क्ड इमाशिएशन इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि वो इमाशिएट हो रहा है, वो खाना अच्छा खा रहा है लेकिन फिर भी उसको बॉडी में लग नहीं रहा है। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पूर्वजों में जितनी भी हम बीमारी लेकर आए हैं उसका एक मैनिफेस्टेशन होता है। मतलब मान लीजिए आपके अंदर एक पौधा है, जिस पौधे को अगर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लिक्विड्स, वो जल हो सकता है, मतलब पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर मिले तो ही वो ग्रो करेगा। तो बहुत सारे दिनों से वो आपके अंदर में चले आ रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उसको मैनिफेस्टेशंस करने का मौका मिल गया, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम से आपको दिखाएगा। ये नेसेसरी नहीं है कि वो सिम्टम्स के आधार पे आपको उनका जो डिजीज है उसको डायग्नोसिस कर ले, लेकिन वो आपको शो करेगा। जैसे कि ये एक सिम्टम्स है, भूख तो अच्छा है लेकिन फिर भी फ्लेश उनका बॉडी में नहीं लग रहा है खाना, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब उनका डाइजेशंस और एसिमिलेशंस में प्रॉब्लम है। सारा का सारा रिपोर्ट निकाल लीजिए फिर भी कुछ नहीं निकला तो फिर हम क्या सोचेंगे, ये इडियोपैथिक कॉज है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं मेडिसिन पे। तो इडियोपैथिक का कोई कॉज नहीं है, इडियोपैथिक इज सेल्फ डिस्ट्रक्शन वर्ड, मतलब इसका कुछ भी अपना मीनिंग नहीं है। इडियोपैथिक का मतलब ये होता है जिसका कोई भी कारण हम ढूंढ नहीं सके। ओके, तो पेशेंट में फिर भी सिम्टम्स है, जैसे कि और एक सिम्टम्स मान लीजिए मेंटल जनरल्स का, एब्रोटेनम का, चाइल्ड इज इल नेचर्ड, इरिटेबल, क्रॉस, डिस्पोंडेंट, वायलेंट, इनह्यूमन, would like to do something cruel. The cruel is the most important term here. That means even though पेशेंट्स को आप अच्छा एजुकेशंस दे रहे हैं, जो बच्चा है उसको आप ठीक ठाक समझा रहे हैं कि ये अच्छा ही है, ये बुरा ही है, लेकिन फिर भी वो बच्चा बुरा ही करता है, क्योंकि उस बुराई में उसको मज़ा आता है, उस बुराई करने में उसका झोंक आता है, उसको वहाँ पे हेजिटेशंस नहीं आता है, वो अब करने में उसको अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसीलिए है क्योंकि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें कुछ ना कुछ पॉल्यूशंस आ गया है। तो ये होता है उनका सिम्टम्स, ये होता है मैनिफेस्टेशंस ऑफ समथिंग इनसाइड इज गोइंग ऑन, बट वो बाहर अच्छे से बहुत बड़ी सिम्टम्स लेकर नहीं आ रहे हैं। तो ये सारा हो गया एब्रोटेनम का जनरल सिम्टम्स। कैसा कि पेशेंट्स में खाना तो अच्छा खा रहा है लेकिन बॉडी में नहीं लग रहा है, उसका पैर दिन पर दिन बहुत इमाशिएटेड होता जा रहा है कंपैरेटिवली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, बच्चा बहुत इरिटेबल और इनह्यूमन काम कर रहा है, मतलब ह्यूमनली जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर सकते, वो क्रूएल हो गया, ऐसा काम कर रहा है। तो ये हो गया जनरल सिम्टम्स, लेकिन ये तो बच्चे का माँ आकर ज़्यादा बताएगा नहीं, ये आपको ढूंढ के खोद कर निकलना पड़ेगा। तो फिर आपको क्या बताएगा, वो आपको पर्टिकुलर सिम्टम्स देगा। जैसे कि आप पेशेंट में देखेंगे तो ओल्ड फेस एंड रिंकल्ड फेस दिखेगा,
वो स्किन का जो सिम्टम्स है। पेशेंट्स को आपको दिखेंगे वीक है, कुछ सिर उठाकर नहीं बैठ सकते, ऐसे स्टूप होकर बैठे रहते हैं। तो उनका जो सिम्टम्स आएगा वो है ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया और लिनटेरिया। तो ये स्वाभाविक है कि पेशेंट्स का जो एसिमिलेशन या फिर डाइजेशन ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा है, इसीलिए पेशेंट्स का कभी तो हार्ड स्टूल होता है, कभी सॉफ्ट स्टूल होता है। खाना लिएंट्री का मतलब होता है कि खाना अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स निकल रहा है पेट से, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। ओके, नाउ द सिम्टम्स एब्रोटोनम विल ब्रिंग्स टू यू, जो सिम्टम्स लेकर वो आपके पास आएगा वो है इसका एक्सट्रीमिटी का सिम्टम। कैसा है? पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स फ्रॉम क्रैम्प्स और फॉलोइंग कॉलिक। पेट में बहुत दर्द था, उसके बाद पैर में दर्द शुरू हो गया, या फिर पैर में बहुत सारे दिन से दर्द है, क्रैम्प्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है। सेकेंड देखिए रियूमेटिज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। रियूमेटिज्म का मतलब होता है जॉइंट्स में पेन, कोई भी जॉइंट्स हो सकता है। देखिए एक्सेसिव पेन, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन बिफोर द स्वेलिंग कॉमेंसेस। तो हमको बताया इन्फ्लेमेशन का 4 स्टेप होता है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेडनेस होता है, पेन रहता है और उसके साथ साथ स्वेलिंग भी रहता है। लेकिन एब्रोटोनम हम तभी यूज़ करेंगे जब इन्फ्लेमेशन का 4 स्टेप्स पूरा का पूरा एस्टेब्लिश ना हो। स्वेलिंग अभी नहीं हुआ है लेकिन दर्द बहुत है, उस समय आप एब्रोटोनम को सोच सकते हैं। लेकिन उसका जो मेन पॉइंट है वो है कुछ ये, फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रेशंस ऑल्टरनेट विद हेमोरॉइड्स और डिसेंट्री। पेशेंट को एक डायरिया था या फिर कोई अदर डिस्चार्ज था, ब्लीडिंग पाइल्स था या फिर डिसेंट्री था, कुछ भी ऐसा डिस्चार्ज था, एबनॉर्मल डिस्चार्ज था, वो बंद हो गया अचानक से सडनली, और उसके साथ साथ उसका जॉइंट्स में पेन आना शुरू हो गया। नॉट नेसेसरीली कि सब जॉइंट्स में हो, किसी एक में शुरू हो गया। तो ये इंडिकेट करता है जो नेचर ऑफ द डिजीज़ है वो इन द नेम ऑफ ऑल्टरनेटिंग टाइप का है। कुछ सिम्टम्स को वो खुद बंद कर रहा है, कुछ सिम्टम्स ऑटोमेटिकली चालू हो रहा है। ये बॉडी में होता है। जो पेशेंट्स अपने सिम्टम्स में अटेंशंस देते हैं, ठीक से समझते हैं, देखते हैं, उन लोगों को ये पता चलता है। और दूसरा जो होम्योपैथिक डॉक्टर है उनको ये निकालना आता है, ये सिम्टम्स निकालना आता है। तो उनका बहुत बढ़िया चल रहा था, पायखाना भी ठीक ठाक था, कभी कभार लूज़ होता था, कभी कभार सख्त होता था, लेकिन लास्ट 2-3 हफ्ते में तो लूज़ ही हो रहा है। लेकिन अचानक एक दिन हुआ जिस दिन मेरा लूज स्टूल बंद हो गया, और उसके साथ साथ मैंने देखा कि मेरा जो बिग टो है, लेफ्ट बिग टो, उधर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दैट इंडिकेट्स द अल्टरनेटिंग एक्शंस ऑफ एब्रोटोनम। दिस इज द पिक्यूलियर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ए ड्रग लाइक एब्रोटोनम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि लेग मेमोसेशंस लाइक दैट। और क्या एक्सट्रीमिटी का सिम्टम्स होता है? देखिए गाउट, स्टिप, swollen with pricking sensations, wrist and ankle। इसका मतलब ये गाउट का टिपिकल सिम्टम्स है, ये कोई पिक्यूलियर सिम्टम्स नहीं है, मतलब गाउट है उनमें। वेरी लेम एंड सोर ऑल ओवर द बॉडी, जॉइंट का जो पेन होता है पूरा बदन में हो सकता है, पूरा बॉडी में हो सकता है। म्यू पैरास्मस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली, जो मैंने बोला कि मासेशन सिर्फ लेग में ही हो रहा है। नाउ देखिए फीवर, ग्रेट वीकनेस, प्रोस्ट्रेशंस एंड ए काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर। हेक्टिक फीवर मतलब जिसका टेम्परेचर का कोई भित्ति नहीं है, कुछ बेस नहीं है, जो कभी एक जगह पर नहीं रखते, फ्लक्चुएट करते हैं, वो हेक्टिक फीवर। विथ चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, तो मतलब वीकनेस के साथ एक हेक्टिक फीवर है, उसके साथ पेशेंट्स खाना अच्छा खाता है, बॉडी में नहीं लगता है, लेग में मेमोसेशंस हो रहा है, पेशेंट्स क्रूएल है, उसके साथ साथ कभी कभार जॉइंट्स में पेन होता है, सिक्रीशंस बंद हो जाता है, जॉइंट्स में पेन चालू हो जाता है, फिर जॉइंट्स में पेन बंद हो जाता है, सिक्रीशंस चालू हो जाता है। सिक्रीशंस का मतलब क्या है? abnormal discharges, like it may be hemorrhoids, it may be diarrhea, okay, तो कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए ईचिंग चिल्ड्रंस, दिस इज सिंगल लाइन सिम्टम्स, बैक एंड में एगरिकस। तो ये हम क्लिनिकल मटेरियल पढ़ रहे हैं तो ये आ सकता है कभी कभार, ठीक है, ऐसा सिम्टम्स। नेक्स्ट लास्टली हम देखिए रिलेशंस क्या चीज़ है? रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्टर्स है एलन में, या फिर हम लोग सभी को पता है कि एलन का जो मटेरिया मेडिका होता है वो हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स से लाया गया है। H.C. एलन जो हेरिंग का जो मेजर सिम्टम्स है, जिसने वो खुद भी वेरीफाई किया है, वो ही एक की नोट के माध्यम से
पब्लिश किए। ओके, तो जो रिलेशंस वहाँ पे दिया गया है उसका मतलब कि ऐसा है कि रिलेशंस इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। इसका कोई आपस में बहुत कनेक्शंस नहीं है। इसको ये प्रूव्ड नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रूविंग नहीं किया है। इसको बहुत बार एक्सपीरियंस किया गया है कि मान लीजिए फ्यूरन या फिर बॉयल्स जो होता है, स्किन में हेयर फॉलिकल्स का इन्फ्लामेशन जो होता है, वहाँ पे एकोनाइट दिया गया, हिपर सल्फर दिया गया है, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया। फिर हम एब्रोडानम दिए हिपर सल्फर के बाद, तो बहुत अच्छा काम किया। तो एक एक्सपीरियंस है। सेकेंड देखिए, एकोनाइट या फिर ब्रायोनिया हमने प्लूरीसी पे दिया, जब बहुत ज़्यादा प्रेसिंग सेंसेशंस था तो काम नहीं किया, तो उसके बाद हम अगर एब्रोडानम दीजिए तो वो बहुत अच्छा काम करता है। तो इस लाइन का मतलब कुछ ऐसा है, व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्पेंडिंग रेस्पिरेशन, मतलब जिसमें एक जैसा कि भार भार कुछ लग रहा है, प्रेसिंग कुछ लग रहा है, कोई प्रेस कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसका रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो हम सोचेंगे एकोनाइट और ब्रायोनिया के बारे में। तो हमने दिया एकोनाइट ब्रायोनिया, लेकिन काम किया बट थोड़ा बहुत किया, ज़्यादा नहीं किया। तो उसके बाद अगर हम एब्रोडानम दे तो उसका जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। सो दिस इज हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रोडानम। तो ये हमको पढ़कर याद रखना पड़ता है। तो अगर एक समरी और जिस्ट बनाया जाए एब्रोडानम का, कुछ ऐसा होता है। एलन की नोट से हम बता रहे हैं कि एक पेशेंट आया, उनका खाना अच्छा है लेकिन उसका बॉडी में नहीं लगता है खाना, तो मोस्टली लेग्स में इमोसेशंस होता है, तो पेशेंट से इरिटेबल जैसा होता है, क्रूएल जैसा होता है, और उसके साथ साथ पेशेंट आपके साथ लेकर आ सकता है मसल पेन, जॉइंट्स पेन, और जो जॉइंट्स पेन पेशेंट्स में ऑल्टरनेट करता है कोई दूसरा डिजीज के साथ, पर्टिकुलरली एनी डिस्चार्जेस आर इफ आर देयर, दे सप्रेस और दे stops and then rheumatism start, again rheumatism stops and the discharge starts, ऐसे होते रहते हैं। ओके, इसके अलावा अगर पैर में क्रैम्प्स हो रहा है, पेन हो रहा है, गाउट हो रहा है, एक्यूट मैनिफेस्टेशंस हो रहा है, अभी तक वो जगह फुला नहीं है, तो फिर हम एब्रोडानम के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एब्रोडानम। आप एब्रोडानम को पढ़िए, समझिए। मैं आशा रखता हूँ आप लोगों को मैं ठीक से इन्फॉर्मेशन दे पाया। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं। मैं उसके जवाब देने की पूरा का पूरा कोशिश करूँगा। और उसके साथ साथ प्लीज़ वो मार्जना भी कर दीजिएगा अगर मेरे हिंदी में कुछ प्रॉब्लम रहा। और उसके साथ ये एलेंस का एब्रोडानम है, धीरे धीरे हम और भी बुक्स पढ़ेंगे इसके बारे में, सो दैट द पिक्चर ऑफ एब्रोडानम बिकम क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।